म्हणजे ब्रिज असेल, रोड असेल, करप्शन असेल, हजारो करोड घोटाळा, करोडोचा घोटाळा असेल तर त्याचे PR टाकतात, त्यांचं पूर्ण टीम टाकते, परंतु त्यांचं योगदान जास्त आहे आणि IPC CRPC मध्ये त्यांचं नॉलेज चांगलं आहे. अनेक ऑफिसरांच्या अगेन्स्टमध्ये त्यांनी कंप्लेंट फाईल केलेल्या आहेत, काही चालू आहेत, काही कोर्टामध्ये आहेत. तर मी त्यांना विनंती करतो, तुम्हाला जे प्रोव्हिजन आहे ते काय असेल 166, 167, 217, 18 वगैरे त्याबद्दल अजून चांगली माहिती किंवा RTI मध्ये एखाद्या सेक्शनमध्ये चांगली माहिती तुम्हाला ते देऊ शकतील. तर सर्वांना विनंती करतो की त्यांचं टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करावं आणि त्यांनी तुम्हाला एक्सपेक्टेशन काय आहे ते वाटल्यास पहिलं बोला या बाबतीत आणि मग त्या पद्धतीने तुम्हाला ते काय करतील माहिती देतील. आणि 12:30च्या दरम्यान आपल्याला चहा बिस्किट आहे. त्यानंतर आपण शेवटचं जे सत्र आहे ते आदरणीय ॲडव्होकेट गोटे सर घेतील. तर तोपर्यंत असंच आपण सहकार्य करा आणि समजून घ्या. तुमचे काय तुम्हाला जे सोल्युशन पाहिजे ना, असं जर तुमचा काय प्रश्न असेल ना तर त्याच्यासाठी आपण काय करू, तुम्हाला डायरेक्ट सोल्युशनसाठी आपण वेळ देऊ. पण तुम्हाला काही कन्सेप्टच कळली नसेल तर तुम्ही वाटल्यास विचारू शकता. ठीक आहे. नमस्कार. पहिल्यापासून सर्वांना हिंदीमध्ये कसंही करा. आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जब मैं बात करता हूँ तो कोई मुझे क्वेश्चंस मत पूछो, क्योंकि मेरा लिंक जाता है और फिर मैं कहाँ हूँ मैं भूल जाता हूँ और फिर हमारा ट्रैक कहीं ना कहीं बदली हो जाता है. तो अगर टाइम होगा तो बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में सोचेंगे. और फिलहाल मेरे जो दिमाग में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा, फिर हम आगे देखते हैं कैसे. आपने अगर बीच में टोका तो फिर मेरी पूरी लिंक निकल जाएगी, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. मुझे पहले अपने अंदर के सब जो है आपको देने दो, बाद में आप पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ सब क्यों आए हैं पता है, क्योंकि हमको हमारे खुद के पब्लिक सर्वेंट से डर है. आज हम पाकिस्तान या चाइना से नहीं डरते हैं, मगर हमको आज सबसे ज़्यादा जो डर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स है, हमारे जो करप्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके डर से हम आज यहाँ आए हुए हैं. इसलिए हमारा जो खरा दुश्मन है वो करप्ट IAS है, वो करप्ट IPS है, करप्ट जुडिशियल ऑफिसर है और करप्ट पब्लिक सर्वेंट है. सभी लोग करप्ट नहीं है, 10 से 15% ही करप्ट है और 80% या 15 लोगों को 15% को डरते हैं. और इस माध्यम से हम जो 80% ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं और जो 15 से 20% जो चोर है उनको जेल में डालने के लिए हम यहाँ बैठे हैं. यही हमारा मकसद है. अब ये हमारी पब्लिक सर्वेंट्स की कॉन्स्पिरेसी में आपको बताना चाहता हूँ. हमको पता चलना चाहिए कि हमारे पे क्या किया जाता है, हमको कैसे बर्बाद करने की ये कॉन्स्पिरेसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की कैसी होने सभी की नहीं. उनमें से कुछ जो है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये तय किया है कि ये 50 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, 100 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, मॉल्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स करेंगे, मगर आपको स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, हॉस्पिटल्स नहीं देंगे, गार्डन नहीं देंगे, पार्क नहीं देंगे, ओल्ड एज होम्स नहीं देंगे और इस तरह से आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे. आपको अगर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे तो आप 20 साल पे काम करोगे, ये आपको इस्त्री वाला, ड्राइवर वाला, इसके वाला ऐसे कामों पे लगा देंगे. 50 साल में आप बूढ़े हो जाएंगे और आप मरना है, आपको हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलेगा. आपने अगर देखा है कि हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर्स कहाँ जाते हैं, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं जाते. तो हमारा एक डिमांड ये रहेगा कि पब्लिक सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजना है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में अपने इलाज करना है, ताकि सभी को इसका फायदा हो. अब मैं हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की तरफ आता हूँ. हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया है, हर जगह में एक पब्लिक अथॉरिटी देती है. हमारा मुंबई में कौन है, SRA पब्लिक अथॉरिटी है, प्लानिंग अथॉरिटी है, BMC प्लानिंग अथॉरिटी है, MMRDA प्लानिंग अथॉरिटी है. तो हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चाल है. इसलिए क्यों आप अगर कहीं भी जाओगे तो BMC बोलेंगे भाई कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर बोलेगा भाई SRA के पास जाओ. आप कंप्लेंट किसके पास करोगे? आप रास्ते के बारे में MMRD है, MSRTC है, BMC है और अभी कुछ MRDI चालू किया है. अरे क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? एक अथॉरिटी रखो.
या आपने अगर हजारों अथॉरिटी रखे हैं तो एक ही अथॉरिटी के पास कंप्लेंट होना चाहिए और वो अथॉरिटी उसकी सुविधा देंगे और उसको निपटारा करेंगे। ये कानून लाओ। आप दुनिया को हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये मल्टीपल अथॉरिटीज़ किए हैं ताकि लास्ट में इलीगल कंस्ट्रक्शन को कोई हाथ न लगाएगा। अब मेरे ही बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बीएमसी ने नोटिस दिए तो बोलता है कि कलेक्टर की जगह है, कलेक्टर आता नहीं है। इस तरह से हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है ताकि हर इलीगल एक्टिविटीज़ को कैसे बचाया जाए, इसका ये नमूना है हमारे गवर्नमेंट का, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, और हम उसका पूरी तरह से जोर से हमको अपोज करेंगे और उसके लिए आप सभी लोगों का हमको जरूरत है। आप हमको साथ दोगे? हम गवर्नमेंट के ऐसे मल्टीपल प्लानिंग अथॉरिटीज और करप्ट लोगों को बचाने के जो प्रयास है उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अब मैं आता हूं कि हमारे दूसरे गवर्नमेंट ने क्या किया है। 2016 में अगर आपको किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोर्ट में जाना है तो उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं थी, अंडर पीसी एक्ट थी मगर आईपीसी में नहीं थी। मगर ये चोरों को, डकैतों को, ये देश को बर्बाद करने वाले को, ये देशद्रोहियों को बचाने के लिए उन्होंने 156(3) और 190 में सैंक्शन का प्रोविजन लाया 2016 में। ये तो हमारे ब्रिटिशर्स भी नहीं किए थे और हमारे मुगल जमाने में भी नहीं थे। ऐसी गंदी हरकतें हमारे गवर्नमेंट ने की है, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स ने किए हैं, तो आज आपको ये सैंक्शन के नाम पे आपको प्रोसिक्यूशन करने को कोई भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपके दिमाग में 3 महीने के जो सड़ने के बाद आपकी हिम्मत कम हो जाती है, आपका जब गर्म खून है वो कम हो जाता है और आप प्रोसिक्यूशन में नहीं जाते, आप बोलते जाने दो भाई, क्यों करना है। तो ये एक तरीका है कि गर्म आदमी को पहले 3 महीने में ठंडा कर दो और पब्लिक सर्वेंट को चोरी करने के लिए मजबूर और भी प्रोत्साहन करो। तो हमको ये मेरे कुल्ले साहब से विनती है कि मैं आपको मेरे नाम से मैं पीएल करने के लिए तैयार हूँ। अब वी विल चैलेंज दिस अथॉरिटी, क्योंकि जो सैंक्शन आता है वो बेसिक सीआरपीसी के सेक्शन 154, सेक्शन 157 को वो अपोज करता है, वायलेट करता है, क्योंकि एफआईआर का मतलब ये होता है कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करो और एविडेंस कलेक्ट करो। ये 3 महीने का सैंक्शन पीरियड लेके आपका एविडेंस को नष्ट करने के लिए, आप विटनेस है तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए ये टाइम दिया जाता है। इसके लिए हमको पूरी तरह से इसके अगेंस्ट जाना है और विनती है कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ आके हमारा नॉलेज देते हो अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा आपको एनर्जी भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतना लिटिगेशन है मैं नहीं पूरा पढ़ सकता हूँ। मेरे पास 10 लिटिगेशन पेयर पड़े हुए हैं, पर पैसे के खातिर मेरे एडवोकेट्स फ्री में काम करते हैं, मगर फिर भी मुझे फाइलिंग का खर्चा रहता है, जेरॉक्सिंग का खर्चा रहता है, आने जाने का खर्चा रहता है, लोगों को मिलने का खर्चा रहता है। तो आप लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि यहाँ आके आप देश के लिए भलाई कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप लोगों को अगर देश को भला करना है तो टाइम के साथ एनर्जी भी देना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा और उसके साथ में अपने हिसाब से कुछ डोनेशंस भी देना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए, खाली लेने से देश नहीं बढ़ सकता। और हमारे यहाँ पब्लिक सर्वेंट की एक गलत टेंडेंसी हो चुकी है कि कानून एक है मगर सर्कुलर अलग निकलता है। अभी कानून के तहत से मेरा अभी पीएल का भी नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। मैं प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स पे कि रास्ते पे फुटपाथ पे आप देखते हो फ्लावर बेड्स बनाए हुए हैं। आपने देखा है कि जो ट्रैफिक आइलैंड है उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, कानून में इसकी संविधान ही नहीं है, मगर हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स इसको सर्कुलर इशू करते हैं। इसलिए मैंने उनके ऊपर आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में 2 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पे कंप्लेंट की है। और आपको खुशी से ये बताना चाहता हूँ कि इस दबाव में डीएमसी जोन 1 ने इलीगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का आदेश दिया है, व्हिच इज अ रिकॉर्ड ऑफ बनाए हुआ म्युनिसिपैलिटी ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने की भी आदत हो चुकी है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संगठित हैं, हमको कानून का नॉलेज है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप अगर ये सोचोगे कि मैं सामने वाले को मारूंगा और मुझे खलास भी नहीं आनी चाहिए तो आप लड़ने के लिए मत आओ। मेरे पे 8 एट्रोसिटी केसेस है, मैं काफ़ी बार जेल में जा चुका हूँ। मेरे पे डिफेमेशन केसेस है, यहाँ तक कि इंदौर में है, पूना में है, मगर लड़ने की अगर ताकत हो तो कुल्ले साहब जैसे बड़े मेरे काफ़ी एडवोकेट्स मेरे लिए फ्री काम करते हैं, उसकी हमको नेचर हमको हेल्प करता है। मगर हमारी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि हम इस देश के लिए जरूर लड़ेंगे। तो पहली बात यह है कि डरो मत, दूसरी बात यह है कि नॉलेज ले लो, तीसरी बात यह है कि जब आप सही काम करोगे तो नेचर आपके साथ किसी भी तरह से आता है, आपको मदद करता ही है। तो आप डरिए मत कि मेरे पीछे कोई नहीं, आप अकेला ही मशाल चलाओगे और दुनिया आपके साथ चलेगी। ये मेरा आपको
मेरे हर लेटर में एक छोटा सा फ्रेज रहता है कि द वर्ल्ड इज वर्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पर्सन्स बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पर्सन। जहाँ जो हम बैठे हैं ये हम सब अच्छे हैं मगर निकम्मे हैं। हम खाली यहाँ आके बैठेंगे, घर पे जाने के बाद भी बोलेंगे अरे यार तुम क्या कर रहा है, पागल है क्या, मर जाएगा। अरे एक बार मरोगे यार, 100 बार तो नहीं मरोगे। अभी तक तुम्हें 50 बार मरना चाहिए था। जिस हिसाब से मैं कम से कम 13 IPS पे केस किया हूँ, 10 IAS पे केस किया हूँ, 40,000 करोड़ का फ्रॉड ओपन किया हूँ, 3 लाख, मेरे को तो 10 बार मरना चाहिए। मरना तो एक बार है और वो भी तय हो चुके आप कैसे मरने वाले हो, तो क्यों मरने से डरते हो। जिस दिन आप अपने मरने के डरने से बंद हो जाओगे उस दिन दुनिया आपसे डरेगी। और याद रखिए कि आपको कुत्ते की मौत मरना है या शेर की मौत मरना है, ये आपको सोचना है। और हम तो शेर की मौत ही मरेंगे, हम कुत्ते की मौत। अभी आपको मैं आपकी हक की बात बताता हूँ कि आज आप किसी भी पुलिस ऑफिसर, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जाते हो तो आप काफ़ी डरे हुए हैं। आपकी छाती की धड़कन, अगर अपने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए छाती की धड़कन जब है उससे ज़्यादा इनके पास बढ़ती है। आपके पैर थरथराते हैं, भाई उसके पास कैसा जाऊँ, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये मेरे को क्या बोलेगा। आपको दिल में एक ही रखना है कि आप अपने नौकर से बात कर रहे हो। आप किससे बात कर रहे हो? नौकर से। आप जब पब्लिक सर्वेंट के पास जाते हो तो आप किससे बात करते हो? आप कौन हो? मालिक हो। आप टैक्स भरते हो तो आपके पगार, उनके पगार जो है आपके टैक्स से निकलता है। तो इसके आगे आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास जाओगे तो किस हिसाब से जाओगे? मालिक समझ के जाओगे, नौकर नहीं। चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो IRS हो, वो आपके नौकर है। मगर आपको नॉलेज कम होने की वजह से, आपको कानून की जानकारी कम होने से आपको डर लगता है। जिस दिन आपको एक कानून की महसूस हो जाएगी, आपको पता चलेगा, तो आपका नौकर आपसे डरेगा। मेरी होटल है, अगर मेरे होटल में मैं मेरे नौकरों से डरूँ, मैं होटल चला सकता हूँ क्या? आज देश की यही हालत हो चुकी है कि मालिक हमारे IAS IPS से डरते हैं और इसलिए ये देश की हालत हो चुकी है। इसलिए मैं हर मालिक से निवेदन करता हूँ कि अपने नौकर को औकात में रखने के लिए आपको कानून पढ़ना पड़ेगा। आपको IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड समझना पड़ेगा। और इसी तरह से हम हमारे जो करप्ट ऑफिसर्स है उनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। क्या आप आज के बाद IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट की पूरी तरह से स्टडी करोगे? अगर आप ये करोगे तो आपके सामने किसी भी पब्लिक सर्वेंट की बात करने की हिम्मत भी नहीं होगी, आपके नजरों में नजर डालने की हिम्मत नहीं होगी। मैं कोई भी IAS हो, कोई भी IPS हो, उसकी नजर में नजर डाल के बात करता हूँ, उनकी नजर झुक जाती है क्योंकि उनको पता है कि ये कानून में भी स्ट्रांग है, ये ऑनेस्ट है, एक पैसा कभी किसी से लिया नहीं और किसी से डरता नहीं। ये 3 क्वालिटी आप में रखो, देश को सुधरना ही है, उसको कोई भी चारा नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इसके आगे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, किसी से भी नहीं डरोगे। क्या आप डरोगे? आंखों में आंखें डाल के रखना, जैसे आप अपने मासूकिया के पास देखने की कोशिश करते हो, आप पब्लिक सर्वेंट के आंखों में डालेंगे और उनको घबराएंगे। आप जाने के बाद उनकी छाती की धड़कन धाड़ 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 हो रही है, अभी उनको क्या होने वाला है। ये मेरे वजह से मैं जब जाता हूँ, सामने वाले की पोजीशन होती है और मैं चाहता हूँ मैं अकेला इस दुनिया को नहीं बदली कर सकता हूँ, मैं मुंबई को नहीं बदली कर सकता हूँ। मगर आप जैसे मुझे सिर्फ मुंबई में 200 लोग मेरे साथ काम करेंगे। मैं मुंबई को आपको 5 साल के अंदर पूरी तरह से अच्छी करके बताऊंगा। और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो नीचे के सब इंस्पेक्टर या नोटिस या प्योन नहीं रहेंगे। हमारे टारगेट अगर रहेंगे तो IAS और IPS ऑफिसर जो करप्ट है, जो इलीगल काम करते हैं, जो नीचे लोगों को ऑर्डर्स देते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, वो हमारे टारगेट होंगे। इसके आगे हमारा कौन होगा टारगेट? IAS और IPS जो गलत काम करने के लिए नीचे के लोगों को मजबूर करते हैं, जो ओरल ऑर्डर्स देते हैं, जो कानून के खिलाफ सर्कुलर्स पास करते हैं, उसी को हम टारगेट करेंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं सुधरेंगे ये दुनिया कभी सुधरेगी नहीं, हमारी मुंबई कभी सुधरेगी नहीं। आप कितने भी चाहे कुछ भी करो, तो इसके आगे हमारा टारगेट रहेगा ब्यूरोक्रेट्स और नीचे के लोग नहीं। हम नीचे के लोगों के साथ समाधान करेंगे, उनको पूछेंगे उनकी तकलीफ क्या है और उनके तकलीफ के हिसाब से हम IAS और IPS के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनको पहले मिलेंगे, बताएंगे कि आप गलत काम कर रहे हो, इसके आगे करोगे तब आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। इसके आगे आप किसको टारगेट करोगे? IAS और IPS
जो गलत काम करते हैं, उसी तरह जो IAS और IPS जो अच्छे काम करते हैं, जिसने अच्छा काम किया उसकी तरफ पीछे रहना हमारा फर्ज है, क्योंकि उनको खिलाफ पॉलिटिशियन का एक्शन लेते हैं तब हम उनके पीछे रहेंगे, हम उनके बाजू में आवाज़ उठाएंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ऑनेस्ट IAS और IPS को बचाएंगे। हमारा काम दो है कि करप्ट लोगों को मारना और अच्छे लोगों को संभालना। सिर्फ हर पब्लिक सर्वेंट के पास वो चोर है, वो गद्दार है, ऐसा मत देखिए। कुछ गद्दार है, उसकी वजह से सब लोगों को हम समझते हैं। तो इसके आगे हमारा टारगेट कौन है? मैं ये 50 बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप नींद में भी बोलेंगे। इसके आगे हम करप्ट IAS IPS के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी आपको सबसे ज्यादा अच्छा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपका हक है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने से ऊपर वैसे भगवान भी आए तो भी नहीं रोक सकता है, इसलिए क्योंकि IPC में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट का ऑफेंस है ही नहीं। और ये आपका अधिकार है कि पब्लिक सर्वेंट कैसा काम करता है तो उसका नमूना आपके पास रहना, उसका एक्सपीरियंस आपके पास रहना या उसके खिलाफ एविडेंस क्रिएट करना, ये आपका क्या है? अधिकार है। आपको अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने बोला यू गेट आउट, तो बोलने का अरे भाई तू कौन है? तू तो मेरा नौकर है, मेरे टैक्स पैसे से चल रहा है, तू मुझे गेट आउट कैसे बोलता है? ये मैंने एक टॉप मोस्ट DG ऑफ मुंबई का बोला, अभी ये 15 दिन पहले की बात है, उनके ऑफिस में जाके बोला कि ये तू पब्लिक सर्वेंट है, तू मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, और मैंने RTI डाला, उसको मैं प्रोसिक्यूट भी कर रहा हूँ। तो ये हिम्मत अगर हमारे में होगी तो कोई बोलेगा नहीं तू मेरे पास कैसा आया। दूसरी बात, मेरे अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी मेरा लिंक जाता है। अभी आपको पता है कि आपने कुछ गलत काम किया, कोई ऑफिस में गया तो क्या करते हैं? वो 353 का बोर्ड निकालते हैं, अरे भाई मैं तुमको जेल में डालूंगा। अब ये मौका आया है कि हमारे नौकर मालिक को डराते हैं कि मैंने काम बराबर नहीं किया तो भी तू मुझे नहीं पूछ सकता है। तो इससे बड़ा गंदा दिन हमको जिंदगी में क्या देखना है? तो हम मालिक लोगों ने अब ये किया, मेरे सर्कुलर्स बैनर्स भी बनाए, मैं आपको भेज देता हूँ कि हर ऑफिस के बाहर सिटीजन चार्टर्स का डिमांड लगना चाहिए, और उसमें से कुछ नमूने मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। रेगुलेशन 10 ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, वो पूरा बड़ा नाम है, अगर मैं डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट 2005 की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई भी फाइल किसी भी पब्लिक सर्वेंट के टेबल पे 7 दिन से ऊपर, आपके पास क्या होता है? 2-2 महीना पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो आपको ये पूछना है कि आप कौन से कानून के तहत से आपने फाइल 7 दिन से ऊपर रखा है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत कब होगी? जब आपको कानून मालूम होगा। इसलिए ये लिखिए रेगुलेशन 10 ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट। मैं जो सेक्शन में बोलता हूँ उसको नोट कीजिए ताकि आपको हर चीज़ दिमाग में नहीं बैठ सकता है। रेगुलेशन 10 उसी तरह से और डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट 2005 उसी तरह से, जैसे कि अभी आपने देव साहब ने बताया कि आपको कंप्लेंट किसके पास करना है। अभी IAS के खिलाफ कंप्लेंट करना है, आपको पता नहीं किसके खिलाफ करना है, IPS के करना है, आपको पता नहीं, तो लिखिए रेगुलेशन 9 सबसेक्शन 2, रेगुलेशन 9 सबसेक्शन 2। उसमें यह है कि आपके ऊपर जो एक्शन लेने वाले 3 अथॉरिटीज़ है उसके बोर्ड हमको बाहर चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि हमको आपके खिलाफ कंप्लेंट करना है तो मुझे किसके पास जाना है, वो है हमको हर सिटीजन को पता होना चाहिए कि कंप्लेंट कहाँ करना चाहिए, जो कि किसी को पता नहीं है, और ये हमसे छुपाना चाहते हैं। यहाँ तक कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर ने उसके वहाँ से बोर्ड हटा दिया। 3 से 5 सोमवार को शुक्रवार हमको मिल सकते हैं, मैंने उसको बताया तो बोर्ड हटा दिया। अब उसके खिलाफ हमने वीडियो भी डाला है, आपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखा होगा कि हमने डाला है। आता माझ्याशी कोणी बोलू नका, माझा व्हिडिओ जातो, पण हात जोडून विनंती करतो, तुम्हाला जर माझं स्पिरिटेड बोलणं ऐकायचं असेल तर मला मध्ये बोलायचं नाही, हां, नाही तर लिंक जातं, मला तो ट्रॅक निघून जातो। त्याच्यानंतर उसके बाद आप जब कंप्लेंट फाइल करते हो,
अगर आप पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करते हो तो लिख लीजिए GR डेटेड 17/6/2016, 17/6/2016 महाराष्ट्राचं GR आहे की पर्टिक्युलर इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट वो कंप्लेंट को उनको रजिस्टर मेंटेन करना है ताकि उसकी मूवमेंट पता चलता है, किसके पास पता है पड़ा है पता चलता है। और उसमें ऐसा लिखा है कि DCP जो ACP को डायरेक्ट करेंगे कि 21 दिन के अंदर वो कंप्लेंट उनको बुला के उनका समाधान करेंगे। ऐसा कभी भी होता है नहीं। तो इसके आगे आप 17/6/2016 पुलिस के खिलाफ वापरोगे? अरे हाँ बोलो यार, मैं यहाँ जान तोड़ रहा हूँ, आप लोग तो ऐसे बात करते हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। मैं 66 साल का बुढ़ा हूँ सर, आप लोग जवानों की भी आवाज नहीं आता है, मेरी आवाज ही आ रही खाली। तो आप 17/6/2016 का सर्कुलर वापरोगे? यस। इसके आगे एक भी बार भूलोगे? नहीं। तो 17/6/2016 से क्या होगा? आपकी कंप्लेंट उनको कैसी करनी है, आपको ACP ने बुलाया क्या नहीं, क्यों नहीं बुलाया, इसके बारे में आप आगे का प्रोविजंस उसको वापस सकते हो। अब अगर आप म्युनिसिपैलिटी में जाते हो या कोई अदर डिपार्टमेंट में, पुलिस छोड़ के बाकी कोई डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपको सर्कुलर लगता है 18/1/2013। उसी में भी ऐसा ही रजिस्टर होता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना पुलिस ये रजिस्टर मेंटेन करती है, ना कोई पब्लिक अथॉरिटी मेंटेन करती है, क्योंकि ये चीज मेंटेन करेगी तो इनको जलाने के लिए ये लफड़ा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये 2 रजिस्टर जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको जलाने के लिए यही लकड़ा हो जाएगा, इसलिए लकड़े को लंबा रखते हैं। तो हमको क्या करना है, भ्रष्ट अधिकारी को मारने के लिए लकड़े की तैयारी करनी है, नहीं तो जलाओगे कहां से उसको भाई। तो आपको हर इंसान को 18/1/2013 और 17/6 ये 2 के हिसाब से आपको कंप्लेंट फाइल करने के बाद RTI डालने का कि हमको ये रजिस्टर की कॉपी चाहिए जिसमें मेरे आपने एंट्री की है, मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए करके RTI फाइल। अब RTI फाइल करने के बाद आपको तो 1 महीने के बाद पता चलेगा कि वो देते हैं नहीं देते। तो हमारे यहाँ एक GR है 26/11/2018, 26/11/2018 का GR है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि हर सोमवार को 3 से 5, 26/11/2018 GR लिख लीजिए। ये सब है जो है ये राम वाक्य है, ये इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता, सबकी नजर आपके सामने झुक जाएगी। ये 26/11/2018 का जो GR है वो कहता है कि हर सोमवार को विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, क्या बोले हम? विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट। नहीं तो बोलेंगे आप टाइम पूछा नहीं, हम लोग नहीं है, हम लोग ये है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आई रिक्वेस्ट। नहीं तो मेरा बंद हो जाएगा, नहीं करना। 26/11/2018 ये GR के हिसाब से हर एम्प्लॉय को वहां रहना ही है। वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं वहां गया, मैं यहाँ गया, कोई भी नहीं है। तो इतना अच्छा कानून है जो हमसे छुपाया जाता है। ये सब जो है उन्होंने बाहर बोर्ड लगाना पड़ता है हर कैबिन के बाद, मगर ये हमसे छुपाया जाता है। और इसीलिए 26 का ये सब आपको मेरे वेबसाइट kamlakar.com इस पे सब भी मेरे फॉर्मेट्स भी है, कैसा आर्ग्यू करने का फॉर्मेट्स है, RTI में आर्ग्यूमेंट का फॉर्मेट्स है, एप्लीकेशन करने का फॉर्मेट्स है, प्रोसिक्यूशन का फॉर्मेट्स है, सब आपको मैंने मुंह तक ला के रखा है। अब कम से कम आप आपके दांत सही सलामत रख के खाना तो खाओ, इतनी तो हम पे मेहरबानी करो और ये भारत देश में मेहरबानी करो। फिर आप अगर किसी भी ऑफिस में जाते हो तो 23/11/2016 GR 23/11/2016 ये GR के हिसाब से आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो उस ऑफिस में जाके पूछ सकते हो कि मुझे सजेशन फॉर्म चाहिए कि मेरा यहाँ आने के बाद मैं आपको वेबसाइट पे लिख जाएगा सब। और मैं आपकी एक वेबसाइट भी है कमलाकर शेंडॉय करके एक वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे सब जो भी रेफर कर रहे हैं ना वो केवल डेट्स लिख के और आप अपने लोखंडे साहेबांना कॉन्टॅक्ट करा की त्यांना सर्व पाठवलेलं आहे, नसेल तर मी देतो, पण आता मला कोणी डिस्टर्ब करू नका। मी हात जोडून विनंती करतो, माझं डोकं खराब होतं आहे।
मला तुम्ही 50 वेळा डिस्टर्ब केलं तर मी बोलू शकत नाही. हा माझा वीक पॉईंट आहे. प्लीज हात जोडू. माझा तुम्ही लिंक काढून टाका. तुमचे जे क्लिअर आहे नंतर विचारा. तर 23/11/2016 हाँ या GR प्रमाणे इस GR के माध्यम से आप उनको पास सजेशन फॉर्म पूछ सकते हैं एंड यू कैन अपना एक्सपीरियंस उधर रिकॉर्ड कर सकते हैं. 3 महीने में हर सजेशन फॉर्म पे खोलेंगे और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया ये दिखाएंगे. तो ये भी एक प्रेशराइजिंग टैक्टिस है कि पब्लिक सर्वेंट अपना काम सही करें. GR नंबर बोलिए बोलिए उसमें आप क्या पूछोगे? सजेशन फॉर्म. एक्सपीरियंस नहीं, आप सजेशन फॉर्म पूछेंगे, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस लिखोगे. ये सब इतना आपके पास समझ में तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा. अरे आवाज किधर है यार? आप अभी लड़ने के लिए तैयार, तलवार मिल गए आपको? हाँ? अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ. आप किसी वीडियो के सामने कोई गलत बात करोगे? नहीं. अरे आवाज नहीं. क्यों आवाज क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो आपके खिलाफ एविडेंस होता है. तो अभी नागपुर सीपी का एक वीडियो है और मेरे वेबसाइट पे भी है और आपको मिल जाएगा. उसने कहा है कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में जाके भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. आपके ऊपर गुनाह नहीं होता है. आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया? yes. आपकी हिम्मत बढ़ गई? yes. आप बुरी तरह से ये देशद्रोही के साथ लड़ोगे? yes. अभी उनका सर्कुलर भी है. और दूसरी बात, बॉम्बे हाई कोर्ट और नागपुर बेंच ने भी कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट एन ऑफेंस. मगर वीडियो निकालने के लिए 2 चीज़ ध्यान रखिए कि आप कोई लेडीज को पर्सनल कैमरा फोकस मत कीजिए. ऑफिसर को भी मैं क्या बोलता है सुनो. फोकस मत कीजिए. और आप मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लेडी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे. जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो मीटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखना चाहिए, उसका खाली थोबड़ा नहीं दिखना चाहिए. ये प्रिकॉशंस लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर क्या होगा मैं बोलने की जरूरत नहीं. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्डिंग, सॉरी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्डिंग करना गुनाह है? जुडिशियल आप ये इनफैक्ट हर FA का हो सकता है. अभी मैं उस पर आता हूँ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का बात कर रहा हूँ. आई गॉट ऑल दोस थिंग्स. अभी आपका FIR नहीं होता है तो आप बोलते हैं अरे यार पुलिस तो कुछ करती है, फिर आप घर पे जाके सो जाते हो, गालियाँ देते हो, खुद को जला देते हो. अब आपको जलना नहीं है. अब जो करप्ट आदमी है वो जल के मरना. तो उसका तरीका क्या है कि जब आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हो तो दैट कंप्लेंट बिकम्स एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1. आप लिख लीजिए CRPC सेक्शन 154 सबसेक्शन 1. आपकी जो 12:30 वाले काय को तो आप जो एप्लीकेशन करते हो वो सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 के तहत एप्लीकेशन करते हो. और उसमें ये तय है कि आपके एप्लीकेशन में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो उसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं करके FIR रजिस्टर करना चाहिए. मैंने क्या बोला? आपके एप्लीकेशन में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है तो पुलिस आपको क्वेश्चन नहीं कर सकती है. और वो गलत भी है, आपने कंप्लेंट गलत भी दिया है तो इन्वेस्टिगेशन में वो जब पता चलेगा तभी आपके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं. मगर आज के तारीख में वो आपको नहीं बोल सकते हैं कि हम FIR रजिस्टर, आवाज 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद पुलिस FIR रजिस्टर करने के लिए ना नहीं बोल सकती है. अभी हमारे पुलिस कैसे काम करते हैं हमको पूरी तरह से पता है. तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? सेक्शन 154 सबसेक्शन 3. सेक्शन 154 सबसेक्शन 3. अरे किसका मोबाइल चालू है? जरा मोबाइल बंद कीजिए प्लीज. अलार्म बज रहा है. जो 154 में क्या बोलता है? अगर आप नाराज है किसी पुलिस ऑफिसर से जिसने FIR रजिस्टर नहीं किया है तो आपको 154 सबसेक्शन 3 के माध्यम से
डीसीपी को मिलना है। मगर हमारे डीसीपी कैसे काम करते हैं आपको सभी को पता है। तो आपको ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दो। ये कंप्लीट करने के बाद अब 2 तरीका बचता है। आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना है, और ये जो गद्दार या नॉन कोऑपरेटिव या नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स है उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन करते। ये 2 तरीका आपके पास बचता है। अब जिस पुलिस ऑफिसर, जिस डीसीपी ने ये काम नहीं किया है, तो ये सेक्शन लिख लीजिए, आईपीसी सेक्शन 166 सबसेक्शन ए सबसेक्शन बी, आईपीसी सेक्शन 166 ए एंड सबसेक्शन बी। उसमें ये कहा गया है कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं किया और जिसके वजह से किसी को भी एडवांस होता है, प्रेजुडाइज होता है, तो ये गुनाह होता है और इसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। वापस बोलता हूँ, क्या बोला मैं, वापस बोलिए। No sanction. 166 ए अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको सैंक्शन की जरूरत नहीं है। तो आप महीने भर के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑफिसर के खिलाफ और डीसीपी के खिलाफ, अगर आपको चाहिए तो एडिशनल सीपी के खिलाफ उनको भी लेटर लिखिए। वो नहीं लेते हैं तो इनसबऑर्डिनेट पे एक्शन नहीं लिया करके तीनों को आरोपी बनाइए और बाकी आरोपी को छोड़ दो। हमको अब जो आरोपी को बचाने वाला है, ये आरोपी से भी खतरनाक होता है, Yes. इसलिए हमको जो आरोपी को बचाता है उसके पीछे लगना है। जिस दिन ये अपने सही काम करेंगे आपको पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको म्यूनसिपैलिटी में क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि वो काम नहीं करते। अगर वो काम करते तो आप म्यूनसिपैलिटी में जाते नहीं। तो हमको उनको काम कैसे करवाने का ये तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा तरीका है कि आरोपी के पीछे लगना, जिसके खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर करना चाहते हो, तो इमीडिएटली आप इसमें तो लगता नहीं, जो आप 150 से 3 कर सकते हैं। अभी आप जब पुलिस स्टेशन में जाते हो तो पुलिस बोलता है इंक्वायरी चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम आपको पूछने बताएंगे। लिख लीजिए, सर्कुलर डीजी सर्कुलर 22/6/2012, डीजी का सर्कुलर है, डीजी ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है 22/6/2012। इसमें यह कहा गया है कि आप जो कंप्लेनेंट है उसको जो एक्चुअल पोजीशन है आपको दिखाना है, बताना है। तो इसके आगे आप किसी भी पुलिस ऑफिसर ने बोला कि भाई हमारे इंक्वायरी चल हम नहीं बता सकते, तो ये सर्कुलर की कॉपी लेके जाओ, उसे सामने रखो, बोला आपको दिखाना। दूसरी बात वो बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, चालू इंक्वायरी चालू है, अगर वो बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। आरटीआई में जो इन्वेस्टिगेशन का लिखा है वो एफआईआर होने के बाद होता है, मगर हमारे पुलिस ऑफिसर एफआईआर किए बगैर इंक्वायरी करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन का नाम देते हैं। तो उनको पूछे एफआईआर का कॉपी बताओ, बाद में इन्वेस्टिगेशन का बात करो, अभी आप इंक्वायरी करो। अब सेक्शन लिखिए 2G सीआरपीसी। 2G सीआरपीसी क्या बोलता है कि इंक्वायरी करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। इंक्वायरी करने का अधिकार किसको है? पुलिस को है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पुलिस कौन से हिसाब से आरोपी को बुलाती है, विटनेस को बुलाती है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, ये सब आरटीआई में ले लो। और यही उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ वापरने का कि ये 154 के अभी हाल ही में 2023 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की वापस जजमेंट है ललिता कुमारी का जो है, उनके किसी भी हालत में आपको एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सब सामग्री लेके आप 166A के तहत हमारे जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आप पुलिस ऑफिसर्स जो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस पे एफआईआर नहीं करते उसके खिलाफ 166A में जाओगे? आप पीछे तो नहीं हटोगे? जिस दिन 100 एफआईआर हो जाएंगे पुलिस अपने आप काम करेगी। आप चाहते हो कि हमारे सब बाकी जिसमें लड़ने का दम नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको बचाने के लिए हम हमारी आहुति दोगे? हम चाहे हमारे पे केस हो, हमारे पे जेल में डालो, अरे 50-100 लोग हैं, 50-100 लोगों से अगर 10-11 करोड़ का फायदा होता है तो हमारी जान की क्या कीमत है? तो आप लड़ोगे? आप हर पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है
उसके खिलाफ 166A(B) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओगे? आपको हर चीज का फॉर्मेट हमारे वेबसाइट में है, और हमारे जो लोखंडे साहब है वो बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत, मैं उनसे बहुत कुछ सीख लेता हूँ, तो आप उनके गाइडेंस लीजिए। आपको किसी भी तरह से कोई भी तरह से कोई हाथ भी नहीं ला सकता है, और आपकी जीत ये तय है। ये लोखंडे साहब का स्पेशलिटी है। फिर आपको पुलिस बोलता है, आप एंटी करप्शन में जाते हो या आप EOW में जाते हो, तो EOW क्या बोलता है? अरे ये तो पब्लिक सर्वेंट का है, इसको ACP में भेजता है। ACP क्या बोलता है? अरे ये तो IPC का है, तो इसको आपको इस तरह से क्या करते हैं? भगाते रहते हैं। तो अब सेक्शन लिख लीजिए 156 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। 156 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC, उसमें ये कहा जाता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, आपका जुरिडिक्शन नहीं हो, तो भी आपको FIR रजिस्टर करना है, और बाद में जो जुरिडिक्शन है उसको भेजना है। सेक्शन 156 सबसेक्शन, अरे जोर से ऐसा बोले तो मुझे नींद आती है। CRPC 156 सबसेक्शन 2 के तहत अगर पुलिस ऑफिसर को जुरिडिक्शन नहीं है, तो भी वो FIR रजिस्टर करेगा और कंसर्न को भेजेगा। और ज़्यादातर आप जब एंटी करप्शन में करते हो, तो मैंने एंटी करप्शन के काफ़ी ऑफिसर्स पे कंप्लेंट की है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, आप भी करिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट एंटी करप्शन में बहुत गंदी चीज़ चालू है। वो FIR नहीं करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और उसका सब एविडेंस मेरे पास है, तो आप डरिए मत। हमारा एंटी करप्शन से कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि एंटी करप्शन और अच्छी तरह से काम करे, हम उनको असिस्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से डिस्चार्ज करें। हमको कोई उनको बदनाम करने का नहीं, मगर आज एक अच्छे एंटी करप्शन के इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाता है, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स वहाँ के गंदे लोग हैं जो FIR नहीं करते और लोगों को तकलीफ। तो आपको पता चला कि आपका पुलिस स्टेशन कोई भी FIR रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते हैं। ऑन दी ग्राउंड्स की मेरी इंक्वायरी चालू है, ऑन दी ग्राउंड्स की मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। ये समझ में आया? अभी इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे? अब दूसरी बात यह है कि इन लोग हाई पावर कमेटी के पास भेजते हैं, SRA के पास भेजते हैं। मेरी 11/8/2023 को हियरिंग हुई, और आज तक उन्होंने ऑर्डर नहीं पास किया है। मैंने उनको एंट्री चालू हो गया तो बोले कमलाकर शर्मा कौन है? बोला सब नहीं, मेरे साथ गौरव बोरा और भी थे, 2-3 लोग थे। तो मैंने पहले उनको पूछा कि मैडम, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू आर कंडक्टिंग दिस हियरिंग? आप ये जो हियरिंग कर रहे हो बिल्कुल गलत है। आपको कानूनी तौर से कोई भी अधिकार हमको बुलाने का नहीं है, और ना ही आपको कोई अधिकार किसी पुलिस ऑफिसर को आदेश देने का है। तो आपने ये कौन से अधिकार में मीटिंग बुलाया मुझे? और अगर आप इस बारे में ऑर्डर देते हो, तो आपके खिलाफ 166, 167, 217, 218, 219, 409 के तहत मुझे आपके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करना। तो माननीय मैडम ने बोला कि मुझे ये पता नहीं था, मैं इसकी स्टडी करती हूँ। शी वॉज वेरी हम्बल, मुझे उनके बारे में कोई शिकायत नहीं। मगर इस तरह से अगर हम जागरूक नहीं होंगे, तो ये सिस्टम जो है हर चीज़ गलत ही करना है। मेरी कंप्लेंट 5 साल पहले की है, 5 साल पहले के बाद में अभी वो हियरिंग ले रही है, उसके बाद में ऑर्डर पास करेगी, तो मतलब क्या? मतलब आपका तो अंदर ही है, आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो कंप्लेंट कौन सी है, क्या है। तो इस तरह से हाई पावर कमेटी के पास अगर किसी की मैटर जाती है, तो मेरे वेबसाइट पे सब एविडेंसेस है, उसको लीजिए, चैलेंज कीजिए। आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता है, आपको कोई धमका नहीं सकता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपका अधिकार है। आप एंट्री ही करते, कोई भी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में एंट्री करने के टाइम पे मोबाइल चालू करके जाइए, कोई रोक नहीं सकता है। तो उसके हर एक्सप्रेशंस मोबाइल में कैद हो जाते हैं। तो क्या आपके साथ गलत बात कर सकता है? कर सकता है? तो फिर उससे कौन किससे डरेगा? आप उससे डरोगे क्या? वो आपसे डरेगा। और हम क्या चाहते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी, हम ये नहीं चाहते कि हर अधिकारी हमसे डरे, हम खाली भ्रष्ट अधिकारी के दिल में खौफ पैदा करना चाहते हैं कि आपको कानून जैसा हमको जेल में जाना है वैसे आपको भी जाना पड़ेगा। ये जिस दिन हर पुलिस ऑफिसर को, हर पब्लिक सर्वेंट को पता चलेगा कि अब पब्लिक इतनी शानी हो चुकी है कि ये हमको जेल में डाल सकते हैं, तब ये देश सुधरेगा। और इसके लिए हम यहाँ हैं। मैं आता बऱ्याच साहेबांना पण बोलायला
बोला सर, बोला सर. 156(2) प्रमाणे ते कुठे ट्रान्सफर करू शकत नाही. सर ज्युडिशियल प्रोसिडिंगची आपण रिकॉर्डिंग करू शकता का? कारण असे सायटेशन्स आहेत की त्याने मोबाईल जप्त केला आहे जेव्हा त्यावेळी केल्या, आता ते एक साईड उत्तर द्यायचं. आता तुम्ही RTI मध्ये गेल्यावर ते म्हणतात की ह्या सेक्शन 2Jच्या डज नॉट फिट इन दी सेक्शन 2J. तुम्हाला हे माहिती आहे का की RTIचं इन्फॉर्मेशन डिनाय करण्यासाठी फक्त 2 सेक्शन्स आहेत. माहिती आहे का तुम्हाला? 8 आणि 9 यांच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही कारणासाठी हे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन नाकारू शकत नाही. आलं का लक्षात? जोरात पाहिजे मला. येस. आता तुम्हाला काय सांगतात की हे 2J मध्ये बसत नाही. हां. तुम्ही प्रश्न उत्तर विचारले आहेत. तुमच्यासाठी माहितीसाठी सांगतो, तुम्ही प्रश्न विचारू शकता पण विचारू नाही शकत. मी तुम्हाला त्या पद्धत सांगतो कशी करायची. स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनरचे गाईडलाईन्स आहेत की भारतातली लोक ही अशिक्षित आहेत, त्यांना प्रश्न कसे मांडायचे हे कळत नाही, त्यामुळे ते प्रश्न अर्थात वापरतात, तर त्याला उत्तर देणं गरजेचं आहे. काय सांगितलं मी? प्रश्न उत्तर म्हणून नकारलं तर ते माझं गाईडलाईन्स वापरा आणि ते नकारू शकत नाही. आता हे अडवण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी कन्फ्रंटेशन करायचं नसतं. तुम्ही काय म्हणणार, हे तुम्ही कसं केलं हा प्रश्न तुम्ही करता. उलटं करा, तुम्ही कुठल्या कायद्याखाली केलं तुम्ही तेच विचारता ना. तुम्ही हे कुठल्या कायद्याखाली केलं. आता ते म्हणजे हा सुद्धा प्रश्न आहे, मग लिहून घ्या. सेक्शन 4(1)(b)(3) ब्रॅकेटमध्ये 3 ब्रॅकेटमध्ये 4 ब्रॅकेटमध्ये 5. हे मी काल ॲडिशनल CP सेंट्रल रिजनकडे बोललो, कारण मी DCP झोन 3ला प्रॉसिक्यूट करतोय. मी त्यांच्याकडे कंप्लेंट कालच फाईल केलेली आहे. त्यावेळी हे मी त्यांना सर्व सांगितलं की असं आहे. सेक्शन 4(1)(b) ब्रॅकेटमध्ये 3 ब्रॅकेटमध्ये 4 ब्रॅकेटमध्ये 5 याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे की प्रत्येक अधिकाऱ्याने डिसिजन कुठल्या आधाराने घेतलेला आहे हे त्यांनी सांगावं. प्रत्येक अधिकाऱ्याने डिसिजन घ्यायच्याबद्दल काय स्टडी केलेली आहे हे त्यांनी सांगावं. प्रत्येक डिसिजन घेताना पब्लिक इंटरेस्ट काय आहे हे त्यांनी सांगावं. त्यांनी फंक्शन डिस्चार्ज करताना कुठल्या कुठल्या मुद्द्यावर त्यांनी अभ्यास केलेला आहे हे त्यांनी सांगावं. म्हणजेच काय, तुम्ही ही ॲक्शन थोडक्यात म्हणजे अडाणी वाटले भाषेत कसं म्हणायचं की तुम्ही हे कसं काय केलात. पण आपण काय विचारतो, सेक्शन 4(1)(a)(b) प्रमाणे तुम्ही कुठलं कायद्याने केलात, कुठल्या रेग्युलेशननी केलात, तोच प्रश्न विचारतो, फक्त ज्ञानातला अभाव. त्याच्यानंतर ते म्हणतात की आपको पता है कि जो रिकॉर्ड पे है वो देना है. गलत. ये सब मैंने परसों एडिशनल CP सेंट्रल रीजन से आर्ग्यू किया. मैंने उनको सब सेक्शन वाइज बताया. क्या बोलता है की एनी इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म 2J काय म्हणतं, कुठली इन्फॉर्मेशन कुठल्याही पद्धतीने तिथे प्रश्न उत्तर हे नाही विचारायचं ते नाही विचारायचं असं म्हटलेलं नाही. त्याच्यानंतर 2H आता बरोबर सेक्शन आठवतो मला, त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे, द इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय यू अँड विच इज इन कंट्रोल ऑफ यू. आता सेक्शन कुठलं आहे, इट इज हेल्ड बाय यू, इट इज इन कंट्रोल ऑफ यू. बरोबर. 4(1)(b)(3)(4) केल्यानंतर कुठल्या रेग्युलेशनकडे केलं तो लिंक होतो. त्यामुळे तुम्ही प्रश्न विचारू शकता फक्त कन्फ्रंटेशन, कारण तुम्ही माझ्या एवढं आर्ग्यू करू शकणार नाही, कारण तुम्ही आता नवीन आहात. त्यामुळे कन्फ्रंटेशन मोडमध्ये न जाता तुमचे क्वेश्चन्स असे फ्रेम करा, 4(1)(b)(3)(4) वाचा मग आणि त्याप्रमाणे तुमचं क्वेश्चन फ्रेम करा, जेणेकरून त्यांना उत्तर देता येणार नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही 4(1)(b)(7) प्रमाणे कुठल्याही अधिकाऱ्याला भेटू शकता की तुमचे ग्रीव्हन्सेस काय आहेत काय नाही, त्यांनी हे भेटलंच पाहिजे. आणि हे सर्व मॅन्डेटरी ड्युटीज ऑफ दी पब्लिक सर्वंट आहे. ह्या मॅन्डेटरी आहे, त्यांना इफ मे असं नाही, शाल म्हणजे केलंच पाहिजे, मे म्हणजे डिस्क्रिप्शन. हे 2 गोष्टीत लक्षात ठेवा. कायद्यात मे म्हटलं ना मग त्या अधिकाऱ्याचा डिस्क्रिप्शन येतो, शाल म्हटलं की त्याला डिस्क्रिप्शन नसतं. त्याच्यानंतर त्यांनी जर इन्फॉर्मेशन डिनाय केली तर सर्वात चांगलं कुठलंही इन्फॉर्मेशन जे पार्लिमेंटला लगावू शकत नाही
किंवा लेजिस्लेटरला दाखवू शकत नाही, ते तुम्हाला दाखवू शकत नाही. मग त्यांना सांगायचं तुमच्या ऑर्डरमध्ये हे लिहा की तुम्ही पार्लिमेंटला आणि लेजिस्लेटरला दाखवू शकत नाही. 8J सेक्शन 8J. आता एकदम मर्माचं एव्हिडन्स गोळा करायचं तुम्हाला सांगतो. सेक्शन 7 ब्रॅकेटमध्ये लिहा. 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1. 7 ब्रॅकेटमध्ये 8 ब्रॅकेटमध्ये छोटा 1. मतलब 7 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 1 अटी आहे की प्रत्येक PIOने तुम्हाला दाखवण्याचं कारण दिलं पाहिजे. आता ते तुम्हाला काय म्हणतात, मी तुम्हाला ह्या कारणाने नाकार, कारण नाही, ते कारणला जस्टिफिकेशन काय ते सांगा. त्या कारणामध्ये माझं इन्फॉर्मेशन कसं बसतं हे जस्टिफिकेशन द्या. हे विचारण्याची आता तुम्हाला ताकद आली, विचारण्याची ताकद आली का? आता तुम्ही एखाद्याला विचारा. आता कालची माझी गोष्ट सांगतो. इस्टेट डिपार्टमेंटवर मोठा फ्रॉड चालू आहे, 50,000 कोटीचा मी आता एक्सपोज करतो आहे. त्याच्यामध्ये BMCच्या इस्टेट डिपार्टमेंटनी शेकडो किंवा हजारो प्लॉट्स मार्केट व्हॅल्यूपेक्षा 80% दिलेला आहे. आणि हे जे आहे ते कायद्याच्या विरुद्ध आहे. कारण BMCचं सेक्शन 92CC DD म्हणते की मार्केट व्हॅल्यूपेक्षा खाली देऊ शकत नाही. पण मी RTI टाकलं आणि त्यांनी मला उत्तर दिलं की हे मोठं काम आहे, आमचं रिसोर्सेस हे होतात. मी त्यांना पहिलं की माझे मित्रच आहेत, त्यामुळे मी त्यांना SMS व्हॉट्सअप पाठवलं की मी तुमच्यावर फौजदारी खटला करणार आहे की सेक्शन 8-9 ऑफ पब्लिक रेकॉर्ड आहे, मी तुम्हाला प्रॉसिक्यूट करणार. कारण ही पब्लिक मालमत्ता आहे, ती पब्लिक मालमत्ताचे पैसे आले की नाही ह्याचा जर तुम्ही रेकॉर्ड मेंटेन करत नसाल तर तुम्ही फ्रॉडला फॅसिलिटेट करता आणि फ्रॉडुलंट ॲक्ट्सला तुम्ही मदत करता. म्हणून मी तुमच्या का कारवाई करू नये हे मी त्यांना सांगितलं. ते म्हणाले नाही शिवणा साहेब, मी तुम्हाला हे आम्ही रेकॉर्ड मेंटेन केलेलं नाही असं देतो. म्हटलं ठीक आहे, म्हणजे तुमची मोकळी झाली, कारण ते आत्ता झालं. मी अगोदरच्या लोकांना पण हेच जर त्यांनी दिलं असतं की अवलवल नाही तर मी त्यांच्यावरच डिस्ट्रक्शन ऑफ एव्हिडन्सचं हे केलं असतं. एक लक्षात ठेवा की कुठलंही जिथे नुकसान होतो आणि ते म्हणत असतील की आम्ही हा रेकॉर्ड मेंटेन केलेला नाही, एकदम छान 166, 167, 217, 218, 409 पब्लिक रेकॉर्ड ॲक्टचं 8 आणि 9 हे एवढं सेक्शन लक्षात ठेवा आणि प्रॉसिक्युशनला स्टार्ट. असे जर तुम्ही 100 लोकांनी केलं तर कोण म्हणणार आहे की माझ्याकडे नाही आहे म्हणून. आणि आता नम्र विनंती प्रत्येकाला मी आटोपतं घेतो, कारण आमचे कुर्ले साहेब आमचे मास्टर आहेत, त्यांनाही बोलायला पाहिजे की प्रत्येक आता मला कंप्लीट माझ्या प्रत्येक 55 वर्षाच्या वरील माणसांना हात जोडून विनंती आहे की या देशाने, या मुंबईने तुम्हाला भरपूर दिलं, त्यामुळे तुम्ही एवढं सुखात आहात की येऊ शकता. आता आपलं कर्तव्य आहे की जे काय मुंबईने आणि महाराष्ट्राने आम्हाला दिलेलं आहे ते परत करण्याची टाईम आलेली आहे. मी असं म्हणत नाही घरबार विकून तुम्ही द्या, पण तुमच्या आयुष्यातले 10% टाईम आणि 10% तुम्ही जे आता कमवता, तुमचे मुलं बाळा सर्व आता सिक्युअर झालेले आहेत, लग्न करून मुले झाले, आता तुमच्या आयुष्याचं मुंबईला द्या. आमच्या आईवडिलांनी झाडं लावलेले फळं आम्ही खातोय आणि आम्ही त्या फळाचा नाश करतोय, आम्ही कारणीभूत आहोत त्यासाठी. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना माझी विनंती आहे की तुम्ही 55 वर्षाचे वरील जे लोक आहेत त्यांनी आयुष्यात तुमचे समजा तुम्ही 50,000 कमवत असाल ते महिन्याचे 2,000 ते 3,000 रुपये बाजूला काढून ठेवा. आणि जे आमच्यासारखे लढणारे लोक आहेत त्यांना मदत करा. लोखंडेसारखे आहेत त्यांना मदत करा, कुर्ले साहेबसारखे आहेत त्यांना मदत करा, कारण आम्ही पैशाने कमी पडतो म्हणून आम्हाला पाठी यायला लागतं. आणि तसेच जे आमचे युवा आहेत त्यांना फक्त दिवसाचे 10 रुपये जातात. हो, तुम्ही बायकोला घेऊन फिरायला जेवायला जाता तर 5,000 रुपये जेवायला खर्च करता, पिकनिकला झाला तर 50,000 लाख रुपये आठवड्याला खर्च करता, तर दिवसाचे 10 रुपये जर तुम्ही खर्च करत नसाल तर तुमच्यासारखा देशद्रोही कोण नाही. दिवसाला 10 रुपये, 40 वर्षाचं तुमचं लाईफ 2 लाख रुपये झाले. 2 लाख रुपये प्रत्येक माणसाने जर करप्ट माणसाला प्रॉसिक्यूट करण्यासाठी ठेवलं तर काय होणार मुंबईचं, काय होणार महाराष्ट्राचं? तुम्ही कराल का? तुम्ही पैशासाठी पाठी याल का? आज पैशाशिवाय आम्ही लढू शकत नाही, हे खरी गोष्ट आहे. त्यामुळे प्रत्येक माणसाने आपल्या आपल्या परीने कुठे ना कुठे डोनेशन नाही दिलं तर आम्ही कुठेतरी हरणार, आम्ही कुठेतरी थकणार आहोत. कारण कुठेही गेलं का शेवटी पैशाशिवाय झेरॉक्स होऊ शकत नाही, पैशाशिवाय येणं जाणं होऊ शकत नाही, पैशाशिवाय फायलिंग होऊ शकत नाही. तर माझी नम्र विनंती आहे की प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यातली काही पुंजी ह्या महाराष्ट्रासाठी आणि या मुंबईसाठी जर नाही केलं
तर तुम्ही सर्व देशद्रोही आहात आणि तुम्ही मग पब्लिक सर्वंटला ते नालायक आहेत म्हणलं तर तुम्हाला अधिकार बिलकुल नाही आहे. तर मी सर्वांना विनंती करतो की या मुंबईसाठी आज जर आपण नाही वाचवलं तर पुढच्या पिढीत असा एकही माणूस नाही राहणार. आज सुदैवाने आमच्यासारखी माणसं आहेत की आम्हाला कायद्याचंही नॉलेज आहे, सिव्हिल लॉ आहे, क्रिमिनल लॉ आहे, भीती नाही आणि आम्हाला पैशाने कोण देऊ सुद्धा विकत घेऊ शकत नाही. अशी माणसं मिळणं फार कठीण आहे. तर अशा वेळी तुम्ही जर आम्हाला साथ दिलात तर आम्ही हा सिस्टमच बदली करू आणि या सिस्टम बदली केल्यानंतर तुम्हाला 40 वर्ष जगायचे आहेत, पुढे 50 वर्ष जगायचे आहेत, ती 5-10 वर्षात निघून जाईल. तुमच्या मुलांची अवस्था काय, 50 माळ्याची बिल्डिंग आहे, शाळा नाही, कॉलेज नाही, हॉस्पिटल आहे, तुमची मुलं रस्त्यावर भीक मागणार, टपोरीगिरी करणार. यासाठी तुम्ही हे 10 रुपये जे जमवता ना ते माझ्यासाठी नाही, मुंबईसाठी नाही, स्वतःच्या मुलासाठी आहे, हेही लक्षात ठेवा. एवढं बोलून तुम्हाला ऐकणार फार फार धन्यवाद. थँक्यू सो मच. जय हिंद. या ठिकाणी नाशिक, पुणे, ज्ञानदान साहेब आहेत, अवघाडे साहेब आहेत, लांबून आहे ना शेनाय सरांचा लेक्चर आहे म्हणून आले. मी विशेष त्यांचा आभार मानतो या ठिकाणी आले. तसेच बरेच लोक वसई आहे, पालघर आहे, रायगड आहे, चिपळूण आहे, नवी मुंबई आहे, आपले सर कल्याणवरून आले, कदम सर सांगलीवरून आले. तर हे त्यांना आवड आहे म्हणून आले आणि ह्याच्यापेक्षाही मला वाटतं की ह्याच्यामध्ये अजून क्लिअरिटी आलेली नाही तर आपण पुन्हा कार्यक्रम घेऊ. जोपर्यंत तुम्ही तयार होत नाही तर तुम्ही 10 लोकांना तयार करू शकत नाही. 10 लोक तयार तुमच्याबरोबर होत नाही तोपर्यंत तुम्ही कोणत्याही ऑफिसरवर मेंटल अटॅक करू शकत नाही. नाहीतर ते तुम्हाला आहे ना त्यांच्याकडे सुविधा आहेत, सर्व फुकटचा पगार आणि फुकटच्या सुविधा असतात. AC मध्ये बसून प्लॅन करतात, कोण जास्त छान आहे, हा ठीक आहे, त्याला घ्या, कशात अडकवा, त्याच्यात अडकवा आणि मग खोट्या केसेसमध्ये गुंतवलं जातं आणि गुंतवल्यानंतर आपल्याकडे सोर्सेस नसतात आणि आपण हतबल होतो. ही गोष्ट होऊ नये म्हणून आपण मेंटली आणि फायनान्शियली स्ट्रॉंग होणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी आपल्यामध्ये आता बरेच लोक चांगले आहेत, व्यवसायाने चांगले आहेत. तर त्यातल्या त्यात दामोदर आठचे म्हणजे त्यांचे इन्स्टिट्यूट आहे, त्यांना नॅशनल अवॉर्ड मिळाला आहे, स्टेट अवॉर्ड मिळाला आहे. दादासाहेब फाळके ज्यांच्यामध्ये ट्रस्टी आहेत ते असे डायरेक्टर आहेत शरदराज गायकवाड. गायकवाड कुठे आहे, या इकडे. तुम्हाला त्यांना विनंती करतो ते फिल्म सिटी सारखे राहत नाहीत पण यांच्या अनेक आहे ना छोटे छोटे डॉक्युमेंटरी फिल्म्स आहेत, त्यांना अवॉर्ड पण मिळालेले आहेत. आता बाकीच्या मी काही सांगत नाही, एवढं त्यांना सफिशियंट आहे, समाजात कार्यकर्ते आहेत. तर त्यांना विनंती करतो आपल्या आजचे दुसरे जे वक्ते आहेत, मार्गदर्शक आहेत, त्यांना आपल्या संस्थेच्या वतीनं अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, एक संविधानाची प्रत आणि गुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करावा ही विनंती. सोशल वर आहे ना छोटे छोटे डॉक्युमेंटरी फिल्म बनवायचे आहेत आपल्याला, बरोबर आहे. थँक्यू. आता आपल्याला आहे ना शेवटचं सत्र होण्यापूर्वी चहा आलेले